टू ऑल। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो हम सर्टिफिकेट ले सकते हैं ना, वो सर्टिफिकेट कैसे कैसे किन किन तरीकों से ले सकते हैं, कौन से रूल्स होते हैं, कौन से रेगुलेशन हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट जो है कंटेंट्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। ओके, फिर इसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो देखेंगे। फिर प्रोसेस क्या होती है सर्टिफिकेशन की, कहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है सर्टिफिकेशन अप्लाई करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज समरी पढ़ेंगे कि ओवरऑल व्यू कहाँ है, कि अप्लाई करने से पहले फार्मर ने क्या करना है, अप्लाई करने के बाद क्या करना है ना, क्या क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट मिनरलाइजेशन, और लास्ट जो है वो है बेनिफिट्स। ठीक है, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर विदाउट द यूज ऑफ अप्रोच। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या थी कि जो ट्रेडिशनल जो पुराने मेथड थे ना एग्रीकल्चर के, वो ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग थी। ओके, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा मेथड है जो कि पुराना मेथड था, दोबारा हमने स्टार्ट करना है, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा एक पुराना मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड था ये, और उसको हमने दोबारा जो है इसका यूज करना है। उसको नई जो टर्म है उसके लिए वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। एज पर द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स, इंडिया रैंक्स इन द वर्ल्ड organic agriculture land was 9th, and in terms of total number of producers was first as per 2018 डाटा। 2018 के डाटा के अकॉर्डिंग जो है इंडिया पूरे वर्ल्ड में 9वें स्थान पर था, और जो कि हमारी लैंड है, लैंड वाइज 9th रैंक पे था, और जो है प्रोडक्शन वाइज फर्स्ट था। मींस जो हमारी जमीन है ना ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंडर, वो उसके अकॉर्डिंग तो हम इंडिया 9th पे था। लेकिन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, प्रोड्यूसर्स कितने हैं, वो फर्स्ट नंबर पे था। मींस हम बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिव ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑलरेडी जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा इन 2018। ओके, many people are now more organized with their organic farm, and they are registering their organic farm business with the national program for organic production। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि अगर हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो हमें जो है किसी नेशनल प्रोग्राम जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए बने होते हैं उनके अंडर रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी ट्रेंड जो है ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, उनको पता है कि केमिकल फार्मिंग के कितने ज्यादा नुकसान होते हैं ना, ह्यूमन बीइंग के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी। तो अभी ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं। इन इंडिया एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट रेगुलेट्स। जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड ये जो प्रोग्राम है EPADA, तो ये रेगुलेट्स करता है NPOP को, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को। ठीक है, तो इसके APEDA के अंडर आता है NPOP। NPOP के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि फार्मर को NPOP डायरेक्ट डील करता है फार्मर से। ठीक है, उसके अंडर भी कुछ सर्टिफाइड कंपनीज हैं जो कि
डायरेक्ट डील करती हैं फार्मर से, ठीक है। तो ये ऊपर जो गवर्निंग बॉडी जो है वो होती है APEDA, उसके नीचे जो है जो उसको जो जिसको रेगुलेट करती है वो NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ओके, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सेट सम स्टैंडर्ड for the organic farm so the quality of the product will increase। NPOP ने कुछ स्टैंडर्ड जो हैं वो अपने बनाए हुए हैं जिससे कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन की क्वालिटी होगी वो मेंटेन रहती है। If the farmer want to get a certificate of organic farming in India, then the farmer will have to meet with the principals। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। अगर किसी भी फार्मर ने अपना फार्म जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर रजिस्टर करवाना है तो उसको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो कुछ जो प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं, आफ्टर दैट उसको जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट, देयर शुड बी नेचुरल फार्मिंग, all inputs should be natural to the farm। नेचुरल फार्मिंग होनी चाहिए जिसमें कोई कोई भी बाहर का प्रोडक्ट्स, बाहर का इनपुट हमें यूज नहीं करना। ओके, केमिकल्स का यूज नहीं कर सकते। जो भी रिसोर्सेज हैं न्यूट्रिएंट्स के वो हमें लोकली अवेलेबल होने चाहिए। ओके, किसी और फार्म से भी लाकर उसको यूज नहीं कर सकते जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर में सर्टिफाइड नहीं है। लोकल कैसे मिलेंगे, जैसे काउ डंग का है, वर्मी कंपोस्ट प्रिपेयर कर सकते हो, ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हो, ओके, बायो फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हो। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये लोकली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये लोकली अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं हम इसमें वो ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग द फार्मर्स हैव टू डू अ कन्वर्जन ऑफ लैंड। कन्वर्जन ऑफ लैंड कितना टाइम लगता है, 1 से 3 साल लगते हैं, 2 में भी हो जाती है, 3 मैक्सिमम लगते हैं ना। तो 5 साल में जो उसका रेजिड्यू होता है, सब केमिकल रेजिड्यू, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज हो जाती है 5 साल में। तो 1 से 3 साल लगते हैं जो सॉइल है उसको जो बैड इफेक्ट है ना केमिकल्स के उससे बाहर निकलने में। तो फार्मर को ये प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है कि 1 से 3 साल जो है अपनी लैंड को, अपनी के जमीन को, उसको कन्वर्जन पीरियड होता है ना, तो वो उसको देना पड़ता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है द इंटीग्रिटी ऑफ ऑल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस हो चाहे बायोलॉजिकल हो चाहे मैकेनिकल प्रोसेस हो, मस्ट बी मेंटेन्ड और मेंटेन्ड एट ऑल टाइम्स। जो ये सारी प्रोसेस है जो सॉइल में होती है ये मेंटेन होनी चाहिए ताकि जो हमारी जमीन है वो एज पर स्टैंडर्ड्स कन्वर्ट हो सके ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। द फार्मर्स हैव टू फॉलो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि हमें किसी भी चीज के लिए बाहर किसी और फार्म पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। सारे के सारे जो भी हमने यूज करना है, ओके, जैसे सीड्स है किसी भी क्रॉप के, ओके, वो हम बाहर से परचेज करते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये भी हो सकता है कि जैसे हमने हार्वेस्ट कर लिया क्रॉप को, उसके बाद जो सीड्स होंगे वो जो हमने यूज करने हैं नेक्स्ट टाइम उसको स्टोर करके रख लेंगे और नेक्स्ट टाइम उनको यूज कर लेंगे। ओके, तो ये हो सकता है बाहर से कोई भी जो प्रोडक्ट है हमें परचेज करना नहीं पड़ेगा। द फार्मर्स हैव टू हैंडल सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल मैनर। उनको सॉइल को तो रखना ही रखना है, सॉइल की हैंडलिंग तो जरूरी है, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग भी जरूरी है। जैसे वाटर को वेस्ट नहीं करना, ओके, जैसे रेनफॉल होता है तो रेनफॉल वाटर का कोई डेक बनाकर उसको उसमें स्टोर कर सकते हैं, किसी टंकी में स्टोर कर सकते हैं। तो ये होता है सस्टेनेबल मैनर जिसमें कि
फार्मर जो होता है वो डिपेंडेंट नहीं रहता किसी बाहर के रिसोर्स पे, बाहर के रिसोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहता। ओके, नेक्स्ट इज इट शुड बी बेनिफिशियल टू द इकोसिस्टम। जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा इकोसिस्टम है, उस पे भी कोई इसका बैड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी प्रैक्टिसेस करनी पड़ फार्म पे करनी है जिससे कि एनवायरनमेंट को कोई लॉस ना हो। ओके, एनवायरनमेंट के जो फेवर में हो ऐसी प्रैक्टिसेस जो अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग है उस फार्म पे करनी है। In the case of forest farming, the farmers have to carry similar procedure for organic farm cultivation. Forest farming को भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसका भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। फॉरेस्ट जो ट्रीज होते हैं ना, अगर किसी ने ट्रीज लगा रखे हैं तो उसके लिए भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेट जो है वो मिलता है। नो कंटेमिनेशन फ्रॉम नियर बाय फार्म्स। जो कंटेमिनेशन वो क्या होती है कि जैसे हमारा 10 एकड़ में 10 एकड़ में हमारा फार्म है ना, तो उसके आसपास जो बाकी के फार्म है वो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड नहीं है। तो ऐसा ना हो, हमने जो उसकी बाउंड्री वाल है वो अच्छी बनानी है जिससे कि बाकी दूसरे फार्म्स के जो प्रोडक्ट हैं, कुछ भी कोई प्रोडक्ट हैं, हमारे फार्म के प्रोडक्ट के साथ वो कंटेमिनेशन ना हो, मतलब हमारे प्रोडक्ट के साथ उनकी मिक्सिंग ना हो। इसलिए हमारा जो फार्म है वो उसकी बाउंड्री वाल जो है वो स्पेसिफिक अच्छी होनी चाहिए ताकि बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अंदर ना आ सके। नो अदर मीन्स मस्ट बी प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन। अभी प्रोसेस क्या होती है, कैसे फार्म को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए फार्मर को, तो प्रोसेस के अंडर हम वो सब देखेंगे। फर्स्ट इज once the farmer have matched with the standard principle of national program, the farmer can apply for the certification. एक बार जो फार्मर ने सभी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो कर लिए, ठीक है, जैसा कि लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा है कि जैसे कि स्टैंडर्ड्स जो है फॉलो कर लिए, मैच हो गए स्टैंडर्ड्स की, हमारा जो फार्म है सभी स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा है, सभी स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं फार्म में, तब जो है फार्मर अप्लाई कर सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सर्टिफिकेट लेने के लिए। द प्रोसीजर ऑफ सर्टिफिकेशन इज सिंपल एंड इजी। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल और इजी है। द फार्मर हैव टू मेंशन सम इंफॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन होती है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है कि कौन सा फार्म है, कितना टाइम हो गया। ओके, कैसे कैसे आप एक प्लान देना पड़ता है कि कैसे आप लोग बाहर से प्रोडक्ट लाए बिना अपने प्रोडक्ट्स ग्रो कर सकते हो। ओके, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। फर्स्ट जो है, जैसे द फार्मर हैव टू मेंशन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और हैंडलिंग सिस्टम प्लान। एक प्लान देना पड़ता है कि कैसे हम प्रोडक्शन करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, कौन कौन से जो रिसोर्सेज है उनका यूज करते हैं, कहाँ से हम ये इंपोर्ट करते हैं, बाहर से तो कर नहीं सकते, तो कैसे इनको प्रिपेयर करते हैं, कैसे इनका रिसाइकल करते हैं, वो सारा प्लान जो है उसमें देना पड़ता है। द फार्मर्स हैव टू मेंशन पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, डिटेल ऑफ द कॉन्टेक्ट पर्सन, टेलीफोन नंबर। ओके, अपना नेम एड्रेस देना पड़ता है, सारी डिटेल जो उसका ओनर है फार्म का उसकी डिटेल देनी पड़ती है, ठीक है, और टेलीफोन नंबर देना। द फार्मर हैव्स टू मेंशन प्रोफेशनल डिटेल्स। प्रोफेशनल डिटेल्स भी उसमें जो है देनी पड़ती है। ओके, द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बॉडी टू विच एप्लीकेशन इज प्रीवियसली मेड। उसको कौन सी एजेंसी के अंडर अपनी जो सर्टिफिकेशन लेनी है उसका नेम भी मेंशन करना पड़ता है। प्रेस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन, कुछ फीस होती है, फीस के बाद क्या होगा, वन टाइम इसकी इंस्पेक्शन होती है, उसकी भी फीस होती है। ओके, ट्रैवल जो कॉस्ट होती है, जो इंस्पेक्शन करने आते हैं ऑफिसर्स, उनकी जो कॉस्ट होती है उसको भी पे करना पड़ता है। ओके, तो ये सारी फीस जो है, ऐसी ऐसी फीस होती है।
any other information if required then the farmer have to comply. जो अदर कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है तो फार्मर उसके लिए भी पूछ सकता है. नेक्स्ट इज there are some accredited bodies which are governed by APEDA. They certify organic farm. The process of certification is simple. Firstly the farmer have to match. तो क्या है जो APEDA है ना, इसके अंडर काफी सर्टिफाइड कंपनीज हैं जो कि डायरेक्ट डील करती हैं फार्मर से. ओके, फार्मर को पहले फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं ना नेशनल प्रोग्राम NPOP के अकॉर्डिंग, उनको पहले फॉलो करना पड़ता है और बाद में जो है अप्लाई करना पड़ता है सर्टिफिकेशन के लिए. ओके, द फार्मर हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन टू द accredited organic certification body. ये सारी जो इंफॉर्मेशन फिल करी थी उसको उसके बाद में क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, जो कि accredited body है. accredited body किसके अंडर होगी, APEDA के अंदर. ओके, नेक्स्ट इज द सर्टिफिकेशन बॉडी विल प्रोवाइड द स्टैंडर्ड्स एंड ऑपरेशन डॉक्यूमेंट्स. कौन कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से नहीं कर रहे, कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो कर सकते हैं. ओके, ये सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं उस कंपनी के थ्रू, वो कंपनी प्रोवाइड करती है. द फार्मर्स हैव टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द सर्टिफिकेशन bodies for roles commitments between the farmer and certification body. एक जो एग्रीमेंट होता है सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन बॉडी जो कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी और फार्मर के बीच कि ये स्टैंडर्ड्स आपने फॉलो करने हैं. ओके, ये और फार्मर कमिटमेंट करता है कि आई विल फॉलो दिस स्टैंडर्ड्स, दीज स्टैंडर्ड्स, कि मैं ये स्टैंडर्ड्स जो है वो अपने फॉलो करूंगा. ठीक है. देन द फार्मर्स हैव टू सबमिट द फीस. उसके बाद फार्मर को जो है फीस सबमिट करनी पड़ती है. ओके, तब फीस सबमिट करने के बाद जो है उसको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे नेम वगैरह सारा कुछ फार्म के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, वो जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अपलोड सबमिट किए गए हैं फार्मर के द्वारा, वो उनको ऑडिट करते हैं, वो उनको देखते हैं कि ये सारा कुछ ठीक है. ओके, और उसके बाद आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन द सर्टिफिकेशन बॉडी विल रिव्यू इट. और बाद में जो है वो इसको देखती है, रिव्यू करती है सर्टिफिकेशन बॉडी. रिव्यू करने के बाद कैसे क्या कौन कौन से, या तो रिजेक्शन होगी या तो ये होगी पॉसिबिलिटी कि आपका जो फार्म है वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए वो रिजेक्ट हो सकती है एप्लीकेशन. ओके, या इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि ये चेंज कर लो और बाद में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा. ओके, या सीधी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपके जो आपका फार्म है वो सारी स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है, इसलिए आपको जो एक इंस्पेक्शन होगी, इंस्पेक्शन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा. ओके, अगर एक्सेप्टेंस आती है तो एक एप्लीकेशन और इंस्पेक्शन जो है वो शेड्यूल की जाती है. ओके, तो इंस्पेक्शन जो है वो शेड्यूल की जाती है अगर हमारी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो जाती है. उसके बाद क्या है, दे विल गिव टाइम फॉर इंस्पेक्शन. कुछ टाइम देते हैं फार्मर को कि जो जो आपने एप्लीकेशन में लिखा है, ठीक है, सारा कुछ अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन आप उसमें अरेंज कर लो, इतना आपके पास टाइम है. और इस टाइम पे एक दिन दे देते हैं कि इस दिन आपकी इंस्पेक्शन होगी. All inspection must be done by external inspector. They will inspect the farmers, land, facilities and activities. जो सारी
इंस्पेक्शंस होती है ना, वो एक एक्सटर्नल इंस्पेक्टर आता है, इंस्पेक्टर के द्वारा की जाती है ये सारी इंस्पेक्शन। ओके, उसमें फार्मर की लैंड को देखा जाता है, ठीक है, कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो देखा जाता है, और कैसे कैसे कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है फार्म पे, वो इंस्पेक्शन में देखा जाता है। The farmers have to comply with the inspection and verification of documents. जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सारे एज इट इज होने चाहिए, जो फार्मर के पास होने चाहिए, और जो वहां की एक्टिविटी है फार्म की वो उनके साथ मैच करनी चाहिए। जैसे उसमें लिख दिया कि वी हैव 10 बफेलो, तो वो सारे नंबर ऑफ बफेलोज शुड बी 10, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। ओके, उसके बाद जो है, जो फील्ड इंस्पेक्टर होता है वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है इंस्पेक्शन की, कि ये चीजें, ये चीज वहां पे अवेलेबल थी, ये वाली चीज वहां पे अवेलेबल नहीं थी। उसके बाद द सर्टिफिकेशन बॉडी विल रिव्यू द रिपोर्ट ऑफ एन इंस्पेक्शन। जो इंस्पेक्शन होती है बाद में इंस्पेक्टर के द्वारा उसको हेडक्वार्टर में सबमिट कर दिया जाता है, और वहां से वो रिव्यू करती है सर्टिफिकेशन बॉडी, एक पैनल बैठता है कि ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल थी, और ऐसे ऐसे वो वर्क को फार्म में ऐसे ऐसे वर्किंग होती है, ठीक है। बाद में वो अप्रूव करती है कि इस फार्म को जो है हमने सर्टिफिकेट देना है या नहीं देना। अगर सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स होती हैं तो फार्मर्स को क्या है, सर्टिफिकेट जो है वहां का मिल जाता है। नेक्स्ट इज समरी ऑफ इंस्पेक्शन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन इंस्पेक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ये सारी प्रोसेस में इंस्पेक्शन ही है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। ओके, तो फार्मर को इंस्पेक्शन के टाइम बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। एन एक्सटर्नल इंस्पेक्टर विल कम एंड इंस्पेक्ट द फार्म। बाहर से ऑफिसर आते हैं और वो फार्म को जो है इंस्पेक्ट करते हैं। ही विल इंस्पेक्ट द फार्मर्स फील्ड, द फार्मर्स लैंड, फैसिलिटीज एंड एक्टिविटीज। वहां की फैसिलिटीज, वहां की एक्टिविटीज, ओके, वहां की लैंड, वो सारी देखी जाती है एक्सटर्नल फार्मर के, एक्सटर्नल इंस्पेक्टर के द्वारा। ही विल रिव्यू रिकॉर्ड एंड अकाउंट्स, कि ये रिकॉर्ड देखा जाता है कि ये रिकॉर्ड है, जैसे वहां के रिकॉर्ड में आपने शो कर रखा है कि हमने 10,000 की जो है वो फसल बेची है, तो आपके अकाउंट में भी वो एंट्री होनी चाहिए 10,000 की। ओके, तो आपका जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन होना चाहिए अकाउंट के साथ। जो आपकी एंट्री है अकाउंट में, पासबुक में, वो सारी मतलब रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट, he will calculate the farmers input and output from norm, कि इनपुट आप कितना यूज कर रहे हो और आउटपुट आपकी क्या है। इनपुट अगर यूज कर रहे हो तो कौन कौन से इनपुट मेथड्स हैं, कौन कौन से इनपुट रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो। ओके, जो जो आप इनपुट रिसोर्स यूज कर रहे हैं क्या वो लोकली अवेलेबल है, ओके, कहीं बाहर से तो नहीं इंपोर्ट कर रहे, ये सब भी देखा जाता है। he will prepare a production estimate from a farm। तो जो जो आपने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, जो जो इनपुट यूज किए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक एस्टिमेट प्रोवाइड, प्रोडक्शन का एस्टिमेट, कि 10 एकड़ है, 10 एकड़ में इतने क्विंटल जो है प्रोडक्शन हो सकती है। ओके, अगर आप उससे ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उस क्या है, सर्टिफिकेशन बॉडी को पता चल जाता है कि आप बाहर से इंपोर्ट करके कहीं से ये जो आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर रहे हो। ओके, जैसे आपको एक बार सर्टिफिकेट मिल गया, सपोज आपके फार्म पे प्रोडक्शन कम है, तो आपने बाहर से किसी केमिकल फार्म उनसे प्रोडक्ट्स परचेज किए और
आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर आपने उसको ज्यादा रेट पे बेच दिया। तो ये पॉसिबिलिटी कम करने के लिए जो आपके फार्म की टोटल कितनी प्रोडक्शन हो सकती है, ये सारा एस्टिमेट करके कैलकुलेट किया जाता है कि आप उससे ज्यादा जो प्रोडक्ट्स है वो ना बेच सको। नेक्स्ट इज यू विल असेस द फार्मर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितनी है। यू विल इंस्पेक्ट द यूज ऑफ ऑल फार्म इनपुट्स, अगर आप बाहर से कोई इनपुट्स यूज कर रहे हो तो वो कैसे हैं। ओके, क्या वो आप उसी फार्म से इनपुट्स यूज कर रहे हो जो कि सर्टिफाइड है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंडर, या किसी और से कर रहे हो, ये भी देखा जाता है। एनालिसिस ऑफ रेजिड्यू टेस्ट बाय सर्टिफाइड लेबोरेटरीज फॉर पेस्टिसाइड्स हैवी मेटल्स इफ रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आपकी लैंड जो है, अगर वैसे तो 1 to 3 years लगते हैं, अगर आपने अगर रिक्वायरमेंट हुई कि 2 साल के बाद चेक करना है तो सॉइल की सैंपल लिया जाता है और बाद में टेस्ट किया जाता है कि इसमें जो पेस्टिसाइड आपने पहले यूज किए थे उनका कोई रेजिड्यू बचा है या सॉइल जो है कंप्लीटली ऑर्गेनिक हो गई है। ओके, अगर किसी पेस्टिसाइड का रेजिड्यू नहीं बचा तो फिर क्या है, वो टेस्ट में आ जाता है कि रेजिड्यू, कोई पेस्टिसाइड का रेजिड्यू सॉइल में नहीं है एंड सॉइल इज रेडी टू गिव द सर्टिफिकेट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंस्पेक्शन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जैसे मैंने बोला है कि आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे, तो वो कैसे आप लोग वो साइकिल चलाते हो, वो कैसे वाटर का हार्वेस्ट करते हो, कैसे प्रोवाइड करते हो, FYM प्रोवाइड करते हो, कैसे आप लोग जो रेजिड्यू बच जाता है क्रॉप का उसका कैसे यूज करते हो, कहीं बर्निंग तो नहीं करते उसकी, तो वो सब भी इंस्पेक्शन के दौरान जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेशन एजेंसीज इन इंडिया। इंडिया में कुछ सर्टिफिकेशन एजेंसीज जैसे इकोसर्ट है, कि एक इंटरनेशनल एजेंसी है। नेक्स्ट इज ईमो कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड है। ओके, ये भी एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है। ओके, लैकोन है जो कि जर्मनी बेस्ड कंपनी है और यहाँ इनका जो ऑफिस है वो केरला में है। ओके, SGS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक इंटरनेशनल कंपनी है, बेस्ड स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है। अब इनका जो ऑफिस है हमारे इंडिया में वो दिल्ली में है, जो इनका हेडक्वार्टर है। बायो इंसेक्टा है, ये भी स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है। ओके, केरला में इनका ऑफिस है। SGS प्राइवेट लिमिटेड, ये एक इंडिया बेस्ड कंपनी है जिनका की हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट जो है वो APOF है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। ओके, ये भी एक इंडिया बेस्ड एजेंसी है और जिसका ऑफिस जो है वो है गुड़गांव में। नेक्स्ट इज SKL स्कॉल इंटरनेशनल, ये नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है जिनका की ऑफिस मुंबई में है। ओके, तो ये सारी इंडोसर्ट है, इसका ऑफिस भी केरला में है, ये कि इंडिया बेस्ड कंपनी है। ओके, तो ये सारी एजेंसीज थी सर्टिफिकेशन एजेंसीज जो कि डायरेक्ट डील करती हैं फार्मर्स के साथ। तो एक्रेडिटेशन एजेंसीज होती हैं ना, वो सर्टिफाइड एजेंसी से अलग होती हैं, ये कंट्रोल करती हैं सर्टिफाइड एजेंसीज को। ये क्या करती हैं, ये कुछ प्रिंसिपल्स जो सेटअप करती है ना कि ये प्रिंसिपल्स फार्मर को फॉलो करनी है, ये प्रिंसिपल्स जो है सर्टिफाइड कंपनीज को फॉलो करते हैं, मींस ये रेगुलेट करती हैं सर्टिफाइड कंपनीज को।
इंडिया में कौन कौन सी एक्रेडिटेशन जो एजेंसीज हैं, एक्रेडिटेशन जो एजेंसीज हैं, फर्स्ट जो है APDA, कॉफी बोर्ड है, टी बोर्ड है, स्पाइस बोर्ड, कोकोनट बोर्ड है, और कोको एंड कैशूनट डेवलपमेंट बोर्ड। ये सारी जो 6 एक्रेडिटेशन एजेंसीज हैं, इनके अंडर जो है इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन एजेंसीज होती हैं। ओके, सर्टिफिकेशन एजेंसी जो कि सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, इंस्पेक्शन एजेंसीज मींस जो कि इंस्पेक्ट करती है फार्म पे जाके कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं फार्मर फॉलो कर रहे हैं। और ये डायरेक्टली जो इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन कंपनीज जो हैं वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करती हैं फार्मर से। ओके, उनके जो वहां की मैनेजमेंट है वो देखते हैं। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? द फार्मर्स विल गेट मैनी बेनिफिट्स। द फार्मर विल गेट द लोन फ्रॉम द नेशनल बैंक। नाबार्ड से लोन ले सकते हैं अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेट मिल जाता है। ओके, आप अपने प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हो अदर कंट्रीज में। ओके, सब्सिडी आपको ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू अदर फार्म। आप जो है गवर्नमेंट की जो नई स्कीम्स आती हैं उनको लेने के लिए भी आप लोग जो एलिजिबल हो जाते हो। ओके, नेक्स्ट एक है उद्योग आधार। ये क्या है? ये 12 डिजिट का आपको एक यूनिक नंबर इशू करती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। आपके ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो MSME है वो आपको एक 12 डिजिट का यूनिक नंबर इशू करती है, उसको आप बोलते हो उद्योग आधार। ओके, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? द फार्म जो आपको लोन है वो मिल सकता है वेरी लो इंटरेस्ट रेट पे। ओके, आप सब्सिडीज आपको जल्दी मिलती है। ओके, जो फॉर्मेलिटीज हैं वो कम हो जाती हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ये आपका एक लीगल प्रूफ हो जाता है कि फार्मर का ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का बिजनेस है। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर उद्योग इज सिंपल, बहुत ही सिंपल, और ये ऑनलाइन प्रोसेस होती है। द फार्मर्स हैव टू फिल सम पर्सनल एंड प्रोफेशनल डिटेल्स। ओके, आफ्टर दैट आपको क्या करना पड़ता है? एक MOU साइन कर। ये जो है सारे बेनिफिट्स हैं उद्योग आधार के। नेक्स्ट इज FSSAI, जो इसकी रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी होती है, क्योंकि आप कोई भी अपना प्रोडक्ट जो है, जो ईटेबल प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो ना, तो उसके अंडर इसकी रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट आप बेच रहे हो। ओके, इसका प्रोसेस भी बहुत सिंपल होता है, ऑनलाइन प्रोसेस होता है। ऑनलाइन प्रोसेस में आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल भरनी पड़ती है, डिटेल फिल करनी पड़ती है। ओके, कौन कौन से प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, और इसकी कुछ फीस होती है, वो फीस आपने फिल करनी है। फीस फिल करने के बाद आपको वो अप्रूवल मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट इज कंक्लूजन, कि कौन क्या कंक्लूजन है इसका? कंक्लूजन इसका ये है कि जो इफ द फार्मर्स आर रनिंग अ बिजनेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग और वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस विद ऑर्गेनिक फार्मिंग, देन द फार्मर शुड, जो आपका फार्मर, आप कोई फार्म रन कर रहे हो और आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट होना है, तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, जो APD है वो रूल्स बनाने वाली एक गवर्नमेंट बॉडी है। ओके, जिसके रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और NPOP स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सर्टिफिकेशन फ्रॉम एन एक्रेडिटेड बॉडी मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल करने हैं तो आपको सर्टिफिकेट वो लेना पड़ता है, और ये रिन्यू कराना पड़ता है 3 साल के बाद। Every after 3 years you have to renew the certificate। और
आफ्टर अपडेटिंग अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आप उद्योग उधार के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जो FSSAI है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो इजिली सेल कर सको। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन।